हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मंत्रा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, जिसमें हम लोग बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड इन सब के बारे में देखा था। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एंटीजन क्या होता है। तो जो एंटीजन होता है वो एक फॉरेन सब्सटेंस होता है, फॉरेन मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होता है? एंटीजन जो होते हैं वो एक फॉरेन कंपाउंड होता है। ये जो होता है, जैसे आपको मैंने बताया था, टी सेल रिसेप्टर टी सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। जो टी सेल होता है उस पर क्या प्रेजेंट होता है? टी सेल रिसेप्टर। फिर आपके हो गया एंटीबॉडी। तो वैसे कंपाउंड, वैसा फॉरेन कंपाउंड जो किससे बाइंड कर सके? टी सेल रिसेप्टर से एंड एंटीबॉडी से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। किससे बाइंड कर सके? टी सेल रिसेप्टर से एंड एंटीबॉडी से, उसको क्या कहेंगे? एंटीजन कहेंगे। और जो ये एबिलिटी होता है किसी फॉरेन कंपाउंड में कि वो जा कर के टी सेल रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है या एंटीबॉडी से बाइंड कर सकता है, तो उसको हम लोग एंटीजेनिसिटी कहते हैं। एंटीजेनिसिटी कहते हैं। किसको कहेंगे? जिसमें ये एबिलिटी है, मतलब वो फॉरेन कंपाउंड जिसमें ये एबिलिटी है कि वो जा कर के टी सेल रिसेप्टर या एंटीबॉडी से बाइंड कर सकता है, तो उसको हम लोग एंटीजेनिसिटी कहते हैं। एंटीजन आई होप क्लियर हो गया होगा। एंटीजन जो होता है वो एक फॉरेन कंपाउंड है। वो आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, लिपिड हो सकता है, या तो फिर न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि यहाँ दिया गया है। इसमें से जो न्यूक्लिक एसिड एंड जो लिपिड होता है, इसमें जो इम्यूनोजेनिसिटी जो देखने को मिलता है वो बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जनरली जो होता है वो ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं। अब देखते हैं कि इम्यूनोजेन क्या होता है। तो जितने भी एंटीजन मॉलिक्यूल होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स शो करेंगे, ठीक है। यानी कि जितने भी इम्यूनोजेन होते हैं वो सारे के सारे एंटीजन हैं, लेकिन सारे के सारे जितने भी एंटीजन होते हैं वो इम्यूनोजेन नहीं होते हैं। एंटीजन का ही पार्ट है इम्यूनोजेन। वो एंटीजन जो इम्यून रिस्पॉन्स शो कर सकता है उसको हम लोग इम्यूनोजेन कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि वो एंटीजन जो क्या कर सके? इंड्यूस कर सके ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो ये रिस्पॉन्स शो करेगा उसको इम्यूनोजेन कहेंगे। यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है कि मे और मे नॉट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स शो कर भी सकता है और नहीं भी शो कर सकता है, लेकिन इम्यूनोजेन जो होते हैं वो एक एंटीजन ही है, लेकिन वो इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। सारे के सारे एंटीजन जो होते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि ऑल इम्यूनोजेन आर एंटीजन बट ऑल एंटीजन आर नॉट इम्यूनोजेन। जितने के जितने इम्यूनोजेन हैं सबके सब एंटीजन है, लेकिन सारे एंटीजन जो होते हैं वो इम्यूनोजेन नहीं होते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि सारे एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं कर पाते हैं। जो इम्यून रिस्पॉन्स शो कर पाता है वो है इम्यूनोजेन। किसी भी एंटीजन को या फिर कब कहेंगे कि इम्यूनोजेनिसिटी दिख रहा है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात होनी चाहिए कि वो फॉरेन मॉलिक्यूल हो, फॉरेनस हो, यानी कि होस्ट में सेल्फ बॉडी में ना प्रेजेंट होकर के किसी अनदर बॉडी में अगर वो है, किसी अनदर बॉडी पार्ट का वो हिस्सा है, किसी अनदर ऑर्गन का हिस्सा है। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर हमारा क्या है, दो अलग अलग ऑर्गन है, लीवर लेके चलते हैं, ठीक है। तो जो लीवर का जो सेल्स है और हमारे बॉडी के अंदर एक और दूसरा ऑर्गन है, मान लीजिए किडनी, तो दोनों का सेल्स क्या है? अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं ऑर्गन के लिए जो किडनी का जो सेल्स होगा वो क्या हो जाएगा? फॉरेन हो जाएगा या फॉरेन मॉलिक्यूल हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कि हमारा बॉडी, हम दो डिफरेंट बॉडी, एक पैथोजन का जो मॉलिक्यूल है वो हमारे बॉडी में एंटर करेगा, तो वो जो पैथोजन का मॉलिक्यूल होगा वो हमारे बॉडी के लिए अपना मॉलिक्यूल नहीं होगा, तो वो उसके लिए क्या दिखाएगा? इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा। मतलब इम्यूनोजेनिसिटी कब शो करेगा? जब वो मॉलिक्यूल क्या हो? फॉरेन हो। जो मैंने एग्जांपल दिया लीवर को लेकर के और किडनी सेल्स को लेकर के, तो वो हो गया इंट्रासेलुलर, ठीक है। और जो मैं पैथोजन के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ कि पैथोजन है जो किसी बॉडी में एंटर करता है, तो वो पैथोजन उस बॉडी के लिए क्या है? फॉरेन मॉलिक्यूल है। ठीक उसी तरीके से अगर लीवर में कोई सेल्स प्रेजेंट है, तो लीवर में कोई सेल है और लीवर का कोई प्रोटीन है जो आपका प्रोटीन किस में प्रेजेंट है? किडनी सेल्स में प्रेजेंट है,
तो वो जो प्रोटीन होगा वो लीवर से, किडनी का जो प्रोटीन होगा वो लीवर सेल्स के प्रोटीन के लिए क्या होगा, फॉरेन मॉलिक्यूल होगा, तो वो हो गया इंट्रासेलुलर। ठीक है, तो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फॉरेन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इम्यूनोजेनिसिटी कब शो करेगा, जब वो मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, फॉरेन होना चाहिए, सेल्फ नहीं होना चाहिए, फॉरेन होना चाहिए। दूसरा डिपेंड करता है साइज। साइज अगर छोटा है, इम्यून जो भी पैथोजन का मॉलिक्यूल या जो भी एंटीजन मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है, अगर उसका साइज छोटा है तो वो इम्यून रिस्पॉन्स बहुत कम शो करता है या तो नहीं शो करता है। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से वो इम्यूनोजेनिसिटी शो नहीं कर पाता है। और जो टेटनस टॉक्सिन है, इसका जो साइज़ होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, पेनिसिलिन से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, तो ये क्या कैपेबल है, ये इम्यूनोजेनिसिटी शो कर रहा है। एंटीजेनिसिटी एंड इम्यूनोजेनिसिटी, आई होप इसका डिफरेंस आपको क्लियर हो गया हो। एंटीजेनिसिटी क्या है, तो जो टी सेल रिसेप्टर से या एंटीबॉडी से बाइंड कर पा रहा है वो हो गया एंटीजेनिसिटी। ठीक है, एंटीजेनिसिटी में ही एक पार्ट आता है इम्यूनोजेनिसिटी, तो वो कैपेबिलिटी कि वो बाइंड भी करे और बाइंड करने के बाद मतलब टी सेल रिसेप्टर से या एंटीबॉडी से बाइंड भी करे और बाइंड करने के बाद वो इम्यून रिस्पॉन्स भी शो कर रहा है, तो वो हो गया इम्यूनोजेनिसिटी। दूसरा हमने क्या देखा था, साइज। साइज जो होता है, साइज अगर लार्जर साइज रहेगा तो वो लार्जर इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा, और अगर कम छोटा साइज का रहेगा, स्मॉलर साइज का रहेगा, तो उसका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत कम देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं ही देखने को मिलता है। थर्ड इसमें बोल रहा है कि किसी भी एंटीजन को इम्यूनोजेनिसिटी वो कब शो कर पाएगा, तो जब उसमें केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी भी देखने को मिलेगा, यानी कि स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए। मान लीजिए कोई प्रोटीन है और सिर्फ नॉर्मल मतलब उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, नॉर्मल है, तो वो क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं कर पाता है। लेकिन अगर उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा देखने को मिलता है तो वो इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, तो ये 3 रिक्वायरमेंट है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, या तो फॉरेनेस होना चाहिए, साइज़ बड़ा होना चाहिए, और साथ ही साथ केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होना चाहिए। वैसे मैंने यहाँ लिख दिया है कि लार्जर द साइज हायर विल बी इम्यूनोजेनिसिटी, और लार्जर द केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी हायर विल बी इम्यूनोजेनिसिटी। ठीक है, यानी कि साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ में केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो इम्यूनोजेनिसिटी शो नहीं करेगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं एंटीजन के, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, न्यूक्लिक, कोई पैथोजन है तो उस पैथोजन का मान लीजिए कोई प्रोटीन है जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, लिपिड हो सकता है। तो जो न्यूक्लिक एसिड और लिपिड होता है उसको पुअर इम्यूनोजेन कहा गया है, मतलब ये जो है वो उतना इम्यून रिस्पॉन्स हो नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का रिलेटिवली क्या होता है, ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स हो करते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो हमारा एंटीजन है वो हमारे बॉडी में एंटर कैसे कर सकता है, कैसे करता है। ठीक है, तो पहला है इंट्रावेनस, इंट्रावेनस मीन्स वेन के थ्रू। दूसरा है इंट्राडर्मल, यानी कि डर्मल से ही है क्या मीनिंग निकल रहा है, इनटू द स्किन। फिर आपका हो गया सबकुटेनियस, यानी कि बीनीथ द स्किन। फिर आपका फोर्थ हो गया इंट्रामस्कुलर, यानी कि विद इन द मसल, इनटू द मसल्स। ठीक है, तो ये जो 4 वे है जिसके थ्रू क्या होता है, एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है। जैसे हम लोग को वैक्सीन वगैरह लगता है तो कहीं ना कहीं यही रूट को ही फॉलो किया जाता है, जिसमें हम लोग को एंटीजन से हमारे बॉडी को एक्सपोज, हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीजन से क्या किया जाता है, एक्सपोज करवाया जाता है, ताकि हमारा बॉडी उसके लिए क्या शो करे, इम्यून रिस्पॉन्स शो करे। तो यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है कि सबकुटेनियस जो होता है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लैंगरहैंस सेल्स। लैंगरहैंस सेल्स किसको कहते हैं, तो जो टिश्यू डिपेंडेंट मैक्रोफाज होते हैं उसका ओरिजिन अगर स्किन से हो रहा था तो उस मैक्रोफाज को क्या कह रहे थे, लैंगरहैंस सेल्स कहते हैं। तो जो सबकुटेनियस में अगर किसी एंटीजन का एंट्री अगर सबकुटेनियसली हो तो उस वहाँ पे जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट देखने को
मिलता है। अगर हम किसी एंटीजन को अगर ओरली बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो वहाँ पर एंटीबॉडी, वहाँ जो एंटीजन जो सबसे पहला इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा तो वो होगा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स शो करेगा। अगर सबकुटेनियस से कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एंटीजन सबसे पहले कहीं अगर ट्रांसफ़र होता है, मतलब मूव करता है, ट्रांसपोर्ट होकर कहीं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में कहीं जाता है तो वो जाता है लिम्फ नोड के पास। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हैप्टेन। हैप्टेन भी जो है वो एक एंटीजन ही है। हैप्टेन क्या है? वो भी एक एंटीजन ही है। कह सकते हैं कि एंटीजन का दो अलग अलग पार्ट है, एक है हैप्टेन और एक है इम्यूनोजेन। हैप्टेन वो होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं कर पाता है और इम्यूनोजेन वो होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। ये क्यों इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं कर पाता है हैप्टेन? तो जैसे मैंने कहा था कि इम्यूनोजेनिसिटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो फॉरेननेस होना चाहिए, साइज होना चाहिए और केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए। जो हैप्टोजेन होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत कम होता है और उसमें केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी भी देखने को बहुत कम मिलता है, इसीलिए ये जो है इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं कर पाता है। हैप्टेन को अगर इम्यून रिस्पॉन्स शो करना है तो इसको कैरियर मॉलिक्यूल से बाइंड होना पड़ेगा। इसको इम्यूनोजेनिक होने के लिए इसको कंजुगेटेड किससे होगा, तो हाई मॉलिक्यूलर वेट कैरियर मॉलिक्यूल से इसको बाइंड करना पड़ेगा। यानी हैप्टेन तभी इम्यून रिस्पॉन्स शो कर पाएगा जब हैप्टेन कैरियर मॉलिक्यूल से कंजुगेटेड रहेगा। यहाँ मैंने लिख दिया है कि हैप्टेन कैरियर मॉलिक्यूल जो है वो एज अ इम्यूनोजेन एक्ट करता है। हैप्टेन भी एक एंटीजेन ही है लेकिन ये इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं कर सकता है। ये इम्यून रिस्पॉन्स तब शो करेगा जब ये कैरियर मॉलिक्यूल से बाइंड होगा और इम्यूनोजेन इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है, ये भी एक एंटीजेन है। तभी मैंने कहा कि जो एंटीजेन है वो इम्यून रिस्पॉन्स शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जो शो कर सकता है वो है इम्यूनोजेन और जो शो नहीं कर पाएगा वो है हैप्टेन। आई होप ये जो टर्म है हैप्टेन क्या है, इम्यूनोजेन क्या है, ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि एंटीजेन और एंटीबॉडी के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है। तो एंटीजेन जिस तरीके से आप पढ़े होंगे बायोकेमिस्ट्री में कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जैसे आपका इंटरेक्शन देखने को मिलता है, उसी तरीके से एंटीजेन और एंटीबॉडी के बीच में भी इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब वहाँ बनता है तो वहाँ पर जो होता है आपका क्या देखने को मिलता है, नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन। नॉन कोवैलेंट में हम लोग क्या देखते हैं, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, आयनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन, वन डर वाल्स इंटरेक्शन, ये जितने भी होते हैं तो ये नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो जिस तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में जो इंटरेक्शन देखने को मिलता है उसी तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में भी इंटरेक्शन होता है। यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी जब एक दूसरे से बाइंड करेगा तो उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। नॉन कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, फिर आपके हो गए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये जितने हैं वो आपके नॉन कोवैलेंट बॉन्ड में आते हैं। फिर है कि एंटीजन का वो पार्ट जो जा करके एंटीबॉडी से बाइंड करेगा उसको एपिटोप कहते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना है। एपिटोप क्या है, तो एंटीजन का वो पार्ट जो जा करके एंटीबॉडी से बाइंड करेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का वो पार्ट जो जा करके एंटीजन से बाइंड करता है उसको पैराटोप कहते हैं। तो यहाँ हम लोग दो वर्ड समझेंगे, एपिटोप एंड पैराटोप। एपिटोप क्या है, तो एपिटोप है एंटीजन का वो पार्ट जो जा करके एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, और पैराटोप क्या है, तो एंटीबॉडी का वो पार्ट जो जा करके एंटीजन से बाइंड करेगा। तो ये हो गया एपिटोप एंड पैराटोप। तो जब एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो वो पूरे एंटीजन और पूरे एंटीबॉडी से इंटरेक्शन नहीं होता है, वहाँ स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है एपिटोप और पैराटोप के बीच में, ठीक है। तो किसी भी एंटीजन पे क्या देखना होता है कि अगर हमको पता करना है कि उस एंटीजन का वैलेंस क्या है तो हम लोग उसके एपिटोप के नंबर को पहचानते हैं। मान लीजिए कि ये कोई सेल है, इसके बॉडी पे सेम टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर ये एंटीजन में ये कोई सेल है और इस सेल पे क्या प्रेजेंट है, एपिटोप प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर एक एपिटोप प्रेजेंट है किसी एंटीजन पे, अगर एक एपिटोप प्रेजेंट है
तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मोनोवैलेंट एंटीजन। और अगर इसी एंटीजन पे एक से ज़्यादा सेम टाइप के एपिटॉप, एक से ज़्यादा सेम टाइप के एपिटॉप अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलीवैलेंट। अगर मान लीजिए कोई एंटीजन है तो उसका एपिटॉप, मान लीजिए उसका स्ट्रक्चर ऐसा है और इसी पे कुछ एपिटॉप है जिसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो जब दो डिफरेंट है तब बात नहीं हो रहा है। जब सेम टाइप के एपिटॉप एक एंटीजन पे प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीवैलेंट एंटीजन। यहाँ मैंने लिखा है कि मोर देन वन कॉपी ऑफ सेम एपिटॉप को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीवैलेंट एंटीजन कहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा, मोनोवैलेंट एंटीजन एंड पॉलीवैलेंट एंटीजन। मोनोवैलेंट एंटीजन वो एंटीजन जिस पे केवल एक एपिटॉप प्रेजेंट है, और पॉलीवैलेंट एंटीजन वो एंटीजन जिस पे एक से ज़्यादा एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीवैलेंट एंटीजन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर है एफिनिटी, दूसरा है एविडिटी, थर्ड है एंटीजन टू एंटीबॉडी रेशियो। ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जो एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन को अफेक्ट करता है। एफिनिटी किसे कहते हैं, मान लीजिए कि ये एंटीजन है, ठीक है, और इससे क्या हुआ, एंटीबॉडी बाइंड कर किया, तो जो एपिटॉप और पैराटॉप ऑफ एंटीबॉडी के बीच में जो बाइंडिंग हुआ वो उसका एफिनिटी कहलाता है, ठीक है। और एविडिटी जो होता है कि मान लीजिए इस पे बहुत सारे एंटीजन प्रेजेंट हैं, ठीक है, और जो एक एंटीबॉडी है और उस वो एंटीबॉडी कितने एंटीजन से आपका बाइंड कर रहा है, मतलब एक एंटीबॉडी मल्टीपल एपिटॉप से जब बाइंड कर रहा है तो उसको हम लोग एविडिटी कहते हैं, ठीक है। ये दो अलग अलग टर्म है, मतलब सुनने में एक जैसा लगता है बट थोड़ा डिफरेंट है। एफिनिटी सिर्फ ये बताता है कि कोई एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन एविडिटी बताता है कि एंटीबॉडी जो होता है वो कितना कैपेबल है मल्टीपल एपिटॉप से बाइंड करने के लिए, तो वो हो गया एविडिटी। और थर्ड हो गया कि नंबर ऑफ एंटीजन और नंबर ऑफ एंटीबॉडी जो है वो कितने रेशियो में प्रेजेंट है, तो वो जो है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं एडजुवेंट। एडजुवेंट क्या है, तो मान लीजिए कि अगर हमारे बॉडी में, ठीक है, क्या है, कम अमाउंट में इम्यूनोजेन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा शो नहीं कर पाता है या लंबे समय तक शो नहीं कर पाता है। तो जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यून सिस्टम है, बहुत दिनों तक एक्टिव रह सके उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स शो कर सके तो उसके लिए हम लोग एडजुवेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो एडजुवेंट क्या होता है, ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट करता है। क्या करता है, बूस्ट करता है। जब हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट हो, वीक इम्यूनोजेन प्रेजेंट हो, या तो फिर एंटीजन अवेलेबल है लेकिन बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है, तो उस केस में हम लोग एडजुवेंट को ऐड कर देते हैं ताकि इम्यून रिस्पॉन्स को परसिस्ट किया जा सके। जो हैप्टेन ऑफ कैरियर था वो एडजुवेंट से डिफरेंट है, ठीक है। एडजुवेंट एंड कैरियर ऑफ, इसमें कन्फ्यूज़न होता है इसलिए मैंने यहाँ पे टर्म लिख दिया है। यहाँ मैंने पढ़ा था कैरियर मॉलिक्यूल, अगर हैप्टेन को इम्यून रिस्पॉन्स शो करना है तो उसको कंजुगेट होना पड़ता है कैरियर मॉलिक्यूल से ताकि वो इम्यून रिस्पॉन्स शो कर सके। लेकिन एडजुवेंट क्या है, और मतलब पहले से ही हमारे पास क्या है, इम्यूनोजेन प्रेजेंट है जो इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रहा है लेकिन बहुत कम कर रहा है, तो उस इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए हम लोग एडजुवेंट को ऐड करते हैं, ना कि किसी इम्यूनोजेन को इम्यून रिस्पॉन्स शो करने के लिए कैपेबल बनाते हैं। नहीं, इसमें ऑलरेडी इम्यूनोजेन प्रेजेंट है, वो इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रहा है, लेकिन उसके इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट करने के लिए हम लोग एडजुवेंट ऐड करते हैं। तो इसलिए जो कैरियर है, हैप्टेन मॉलिक्यूल में जब हम लोग कैरियर के बारे में पढ़ते हैं और जब एडजुवेंट के बारे में पढ़ते हैं तो ये दोनों क्या है, दोनों अलग अलग टर्म है। अब यहाँ पे एडजुवेंट का कुछ एग्जाम्पल लिखा गया है जो मेनली ह्यूमन में जो इस्तेमाल किया जाता है एडजुवेंट, वो एलम होता है। एलम क्या है, तो एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट है, जिसको यहाँ क्या मैंने लिखा है, ये कॉमन एडजुवेंट है जो ह्यूमन वैक्सीन में यूज़ किया जाता है, ठीक है।
जब हम लोग कोई वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन हम लोग क्यों लेते हैं? ताकि किसी वैक्सीन के रूप में हम लोग एंटीजन ही बॉडी में जनरली लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उस एंटीजन से एक्सपोज होकर के हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स हो करे, एक्टिव हो। तो ये हमारे पास इम्यून, तो वहाँ पे वैक्सीन की जो एफिनिटी होती है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एडजुवेंट को यूज़ करते हैं। जनरली एडजुवेंट जो होता है वो ह्यूमन वैक्सीन में जो यूज़ किया जाता है वो क्या है? एलम है। आई होप एडजुवेंट आपको क्लियर है कि एडजुवेंट क्या है। एडजुवेंट का मेन फंक्शन है कि वो आपके जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको वो बूस्ट करे, ठीक है। फिर आपका है ये क्या करता है, तो मैंने यहाँ लिखा है कि ये हमारे एंटीजन को परसिस्ट करता है, इसको है ना, प्रोलॉन्ग कर देता है। फिर एक और एग्जांपल है फ्रेंड्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट, अनदर वन है फ्रेंड्स कंप्लीट एडजुवेंट। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है? इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट एडजुवेंट लिखा हुआ है, क्या डिफरेंस है? तो ये भी एक अनदर एग्जांपल है एडजुवेंट का। यहाँ पर जो एंटीजन होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, किस फॉर्म में? तो ऑयल में प्रेजेंट होता है एंटीजन, तो इसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट एडजुवेंट। और जो कंप्लीट एडजुवेंट होते हैं फ्रेंड्स, कंप्लीट एडजुवेंट होते हैं वो कहाँ होता है? तो वो एक हीट किल्ड माइकोबैक्टीरिया होता है। तो ये हो गया एडजुवेंट का एग्जाम्पल्स। मेनली हम लोगों का क्या है कि एडजुवेंट का क्या काम है? तो इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट करना काम है। एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन में क्या है? तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट के जैसा ही एंटीबॉडी इंटरेक्शन शो करता है। और साथ ही साथ इपीटॉप और पैराटॉप के बारे में देखें। फिर हम लोगों ने देखा कि हैप्टेन क्या है। तो हैप्टेन जो है वो एक एंटीजेनिक मॉलिक्यूल है, बट ये इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं करता है। तो इसके इम्यून रिस्पॉन्स को शो करने के लिए इसको कैरियर मॉलिक्यूल के साथ, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, उसके साथ इसको कंजुगेट कर दिया जाता है। तो इसको हम लोग हैप्टेन, तब जाकर के वो क्या करता है? इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। कैसे कैसे एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है? तो इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, सबकुटेनियस और इंट्रामस्कुलर, जिसमें जो सबकुटेनियस जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। फिर कुछ एग्जांपल्स देखें हम लोग। फिर देखें हम लोग कि इम्यूनोजेन क्या होता है और एंटीजन क्या होता है। एंटीजन जो है इम्यून रिस्पॉन्स शो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, और इम्यूनोजेन है वो भी एक एंटीजन है, लेकिन ये इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है, चाहे वो ह्यूमोरल हो या तो फिर सेल मेडिएटेड हो। तो ये हो गया आज हमारा एंटीजन, उसके कौन कौन से टाइप हैं, कौन कौन सा पार्ट है, कौन कौन से एग्जाम्पल है, इंटरेक्शन कैसे होता है, ओवरऑल हम लोगों ने आज ये देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे।